औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट सेशन के अंदर लूप स्ट्रक्चर को डिटेल से स्टडी किया और जहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क की ज़रूरत पड़ी मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी कोट की और कुछ टास्क आपके लिए भी छोड़े थे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं अपने आज के टॉपिक की तरफ, मैं चाहता हूं कि कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूं। अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग सेल्फ लर्निंग की तरफ अपने आप को इम्प्रूव करें। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि क्लास के अंदर या वीडियो लेक्चर्स के अंदर हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया जाए, लेकिन कोशिश ये होती है कि मोस्ट ऑफ द कंटेंट्स और कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर डिस्कस हो जाएं, वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिस्कस हो जाएं। देखिए, इंस्ट्रक्टर का काम आपको टूल यूज करवाना सिखाना है, लेकिन उसके ऊपर जो कमांड बिल्ड करना है वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर आपको कॉन्सेप्ट सिखा देगा, लॉजिक बिल्डिंग सिखा देगा, उस टूल को यूज करने का तरीका बता देगा, लेकिन जब तक आप खुद अपने लिए खुद प्रॉब्लम्स को सेट करके खुद अपने टारगेटेड सेट नहीं करेंगे तब तक ये चीजें आपके लिए क्लियर नहीं होंगी। अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करें, अपने लिए चैलेंज खुद सेट किया करें, अपनी रियल टाइप प्रॉब्लम्स को प्रोग्राम्स की मदद से सॉल्व करने की कोशिश किया करें। जहाँ पे कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं, कोशिश किया करें कि उसको प्रोग्राम्स के थ्रू सेट किया करें। उससे दो बेनिफिट्स होंगे, एक तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मिलेंगी, नंबर 2 पे आपको प्रोग्रामिंग के ऊपर कमांड मिलेगी। तो वो चीज़ें आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती हैं। आज के सेशन के अंदर हम स्विच स्ट्रक्चर या स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे, ये कैसे काम करती है, इसके बैकग्राउंड स्टडी क्या है, कौन-कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो इसके साथ इन्वॉल्व हैं और कौन-कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम स्विच स्टेटमेंट को हैंडल कर सकते हैं। नॉर्मली स्विच स्टेटमेंट आपका जो कंडीशनल स्ट्रक्चर है, जिसे हम इफ एल्स कहते हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हुए ये काम कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपको किसी ऐसी कंडीशन को मल्टीपल ऑप्शंस रिक्वायर्ड होती हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के ग्रेड सिस्टम की बात करें, सो इन ग्रेड सिस्टम्स के लिए आपको दो ही ऑप्शन रिक्वायर्ड होंगी ना, ट्रू या फॉल्स। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके 5 ग्रेड हैं, ग्रेड ए की अलग स्लैब है, बी की अलग स्लैब है, सी की अलग स्लैब है, तो इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर आपको डिफरेंट काइंड का डाटा अवेलेबल होता है, जिसकी बेस पर आप कंडीशंस को टेस्ट करते हैं। स्विच स्टेटमेंट को नॉर्मली हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये इफ एल्स स्ट्रक्चर की एडवांस फॉर्म है, जिसके अंदर आपके पास मोर देन 2 ऑप्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मोर देन 1 एलिमेंट्स को चेक करना है तो उसके लिए फिर आप नेस्टेड इफ एल्स को यूज करते हैं। आप लोगों ने इफ एल्स स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। उसके अंदर मैंने आपको गाइड किया था कि अगर आपने 2 की बजाय 3 ऑप्शंस को स्टडी करना है या 3 ऑप्शंस को आपने एट अ टाइम इकट्ठे देखना है, उसके लिए फिर हमें 2 कंडीशन सेट करनी पड़ती थी। फॉर एग्जाम्पल इफ कंडीशन 1 इज ट्रू देन डू दिस, इफ कंडीशन 1 फॉल्स देन कंडीशन 2 टेस्ट। तो फिर कंडीशन 2 के टेस्ट को किया जाता था कि अगर कंडीशन 2 ट्रू है तो आप इसकी तरफ मूव करें, अगर कंडीशन 2 फॉल्स होती है तो आप कंडीशन 2 के एल्स पोर्शन पे मूव करें। इससे आपको मोर देन 2 कंडीशंस को टेस्ट करना पड़ रहा है। इसे नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर कहते हैं, जो कि आप लोगों ने प्रैक्टिस किया भी है। अब अगर आपके पास मोर देन 1 ऑप्शंस या मोर देन 2 ऑप्शंस हो जिनको आपने टेस्ट करना हो, तो उसके लिए नॉर्मली हम फिर स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हैं। इसे ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी कहा जाता है। लेट्स मूव ऑन द डेफिनेशन एंड द basic concepts of switch structures. Sometimes we have multiple conditions and take some actions according to each condition. आपके ग्रेड है यूनिवर्सिटी के, या आप किसी कंपनी में एज एन अकाउंट ऑफिसर काम कर रहे हैं, या आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो कि किसी कंपनी के अकाउंट सिस्टम को मेंटेन कर रहा है और उसने जो है वो सैलरी डिडक्शन को मेंटेन करना है। अब सैलरी के ऊपर टैक्सेस होते हैं, अब डिफरेंट स्लैब्स होती हैं टैक्स की। जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो सैलरी रेशियो होती है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 33,000 से ग्रेटर है तो आप टैक्स पेयर है,
आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपकी सैलरी 33,000 से बिलो है, तो आपके ऊपर टैक्स की कोई डिडक्शन नहीं होती। या इसी तरह कंपनीज़ ने अपने कुछ पॉलिसीज़ बनाई होती हैं। इसी तरह आपकी कंपनी के अंदर अगर किसी स्टाफ की बात करें, तो मल्टीपल कैटेगरीज़ ऑफ स्टाफ अवेलेबल होता है। कस्टोडियन स्टाफ के अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के अलग रूल होते हैं, इसी तरह फैकल्टी मेंबर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होते हैं। हायर मैनेजमेंट या एग्जीक्यूटिव लोग जो होते हैं, उनके रूल्स डिफरेंट होते हैं। सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये डाटा नॉर्मली कंपनीज़ प्रोवाइड करती हैं। अगर आप किसी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये डाटा प्रोवाइड करे। सो कहने का मतलब ये है कि बाज़-औक़ात मल्टीपल कंडीशन के ऊपर आपने हर कंडीशन के ऊपर एक अलग एक्शन आपने प्रोवाइड करना होता है। तो उस सूरत में फिर आप स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द पेरोल ऑफ अ कंपनी, पेरोल सिस्टम कहते हैं किसी कंपनी के सैलरी कैलकुलेशन सिस्टम को, कि जहाँ पे आपकी सैलरीज की कैलकुलेशंस होती हैं, उनके डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सो देयर आर मेनी कंडीशंस टू डिडक्ट टैक्स फ्रॉम द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। किसी एम्प्लॉय की जो सैलरी के ऊपर जो टैक्स होता है ना, रेशियो, वो डिफरेंट होती है। इसी तरह बिजनेस के रूल्स अलग होते हैं, उनकी टैक्स स्लैब्स अलग होती हैं। इसी तरह एक जॉबियंस के अलावा जो अपना किसी के पास जॉब कर रहा होता है किसी कंपनी के अंदर, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन टैक्स डिडक्शन के डिफरेंट होते हैं। सो ये सारी चीजें आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से मिल जाएंगी। आप एफपीआर की वेबसाइट पे जाएं तो टैक्स की पूरी डिडक्शन आपको रूल मिल जाएगा। अगर आप उसके कैलकुलेशन टैक्स सैलरी टैक्स कैलकुलेशन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए डाटा रिक्वायर्ड है, तो जैसा कि मैंने पहले कहा, नॉर्मली कंपनीज के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन सेट होते हैं। और अगर आप किसी कंपनी के टारगेटेड कंपनी के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, उसके प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हैं, तो वहां पे ये डाटा नॉर्मली कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। लेकिन सम ऑफ द टाइम कुछ मेजर कॉमन चीजें होती हैं जो नॉर्मली सबके लिए सेम होती हैं। जैसे आपको पता है कि जीएसटी जनरल सेल टैक्स 17% डिडक्ट होता है, तो ये आपको पता है 17% है। इसी तरह डिफरेंट स्कीम्स होती हैं जो कि आप अपने अकाउंट्स के टीचर से कंसल्ट करके उनसे आप इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। या नॉर्मली आप जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं, उस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस का नॉर्मली जो आपके ऊपर अप्लाई हो रहे होते हैं, आपको उनका आइडिया होता है। So for example, in the payroll of a company, there are many conditions to deduct tax from the salary of an employee. जैसे कि मैंने पहले कहा, एक एम्प्लॉय की डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं, वो कस्टोडियन स्टाफ में है या परमानेंट एम्प्लॉय है, वो हाफ टाइम के लिए आता है, फुल टाइम के लिए एम्प्लॉय नहीं है, वो नाइट शिफ्ट के लिए आता है, या उसकी सैलरी जो है वो वीकली बेसिस डिजाइन होती है, या उसकी सैलरी डेली बेस होती है, या वो डेली वेजेस की बजाय जो है वो पर आवर के हिसाब से जॉब करता है। सो देयर आर डिफरेंट स्कीम्स in which you need to test the multiple conditions. So ऐसी situations जहां पे आपको multiple conditions को at the same time टेस्ट करना पड़े, उसके लिए नॉर्मली हम स्विच स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। इफ द सैलरी इज लेस देन 10,000, अब ये किसी कंपनी का एक डाटा है, नॉर्मली ये आपको मैंने कहा अवेलेबल होता है। जब आपको इस तरह के प्रोग्राम्स करने के लिए कहा जाता है, तो आपको नॉर्मली डाटा स्लैब्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको डिडक्शन रूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको स्लैब्स दी जाती हैं कि जनाब इसके अकॉर्डिंगली आपने डिडक्शन करनी है। जैसे कि किसी कंपनी XYZ के अंदर किसी की सैलरी अगर लेस देन 10,000 हो, तो देयर इज नो डिडक्शन, उसकी कोई डिडक्शन नहीं होगी। बट इफ इट फॉल्स इन द स्लैब ऑफ 10,000 to 20,000 बिटवीन, अगर वो 10,000 से 20,000 के दरमियान उसकी सैलरी है, देन द इनकम टैक्स इज डिडक्टेड। तो उसके ऊपर आप कह लेंगे कि उसका इनकम टैक्स जो है वो डिडक्ट होगा। अब इसकी कैटेगरी है पूरी, स्लैब्स होती हैं पूरी, तो उसका टैक्स रेट डिफरेंट होगा। जिसकी सैलरी 20,000 से ज्यादा होगी, उसका टैक्स रेट डिफरेंट होगा। सो नॉर्मली बार बार मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि इस तरह का डाटा आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर ना किया जाए तो उसके ऊपर आप डिमांड कर सकते हैं। सो प्रोग्राम डेवलप करने के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।